अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 11 ऑफ द CRI कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी के बारे में। चैप्टर नंबर 11 ऑफ द स्कैनर टेक्समेंट स्कैनर का चैप्टर नंबर 11 सॉल्व करने वाले विच डील्स विद द अपीयरेंसेस बिफोर द NCLT। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्कस करना है प्रोविजन रिलेटेड टू अपील के प्रोविजन जो कि NCLT से जो अपील NCLAT में अपील जाती है उसके प्रोविजंस के बारे में डील करना है। सेक्शन नंबर 421 ऑफ कंपनीज एक्ट बात करता है रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ द अपील बाय द ऑर्डर ऑफ द NCLT। सबसे पहले कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है NCLT के ऑर्डर्स थे उस केस में वो अपील प्रेफर कर सकता है। यहाँ पे प्रेफर वर्ड, अपील के केस में प्रेफर वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अपील प्रेफर कर सकता है NCLAT में, ठीक है। कोई भी अपील NCLAT में नहीं जाएगी जो कि ऑर्डर NCLAT ने पास किया है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज की कंसेंट्स के कंसेंट ऑर्डर के केस में अपील प्रेफर नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो भी अपील NCLT से NCLAT में जाएगी, NCLT से NCLAT में जो भी अपील जाती है 45 डेज़ में अपील जाती है। तो कॉपी ऑफ ऑर्डर, जैसे NCLT ने ऑर्डर की कॉपी आपको दिया उस ऑर्डर की कॉपी की डेट से ही आपको 45 डेज़ में अपील करना होता है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब फीस के साथ। अगर आप 45 डेज़ में आप अपील नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट 45 डेज़ में आपको डील एडिशनल टाइम मिल जाता है 45 डेज़ का। अगर आपके 45 डेज एक्सपायर हो गए तो नेक्स्ट 45 डेज़ में भी आप अपील कर सकते हो बाय शोइंग द सफिशिएंट कॉज फॉर द डिले। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द रिसीविंग। जैसे ही NCLAT को एप्लीकेशन रिसीव हुई तो NCLT जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है NCLAT वो ऑर्डर पास कर सकता है। ऑर्डर में या तो कंफर्म कर सकता है NCLT के ऑर्डर को, या मॉडिफाई कर सकता है, या तो सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर ऑफ द NCLT। एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो भी ऑर्डर की कॉपी होगी NCLT जो भी ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर की कॉपी, एक कॉपी ट्रिब्यूनल NCLT मीन्स एंड एक कॉपी पार्टी को सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम स्किप कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है एवरी पार्टी हु वांट्स टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द NCLT, के पास कोई भी पिटीशन फाइल करना चाहता है तो उसको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या केवल ये है कि ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल NCLT या फिर NCLAT जो CPC का जो प्रोसीजर है CPC 1908 उससे बाउंड नहीं है, वो अपना ओन प्रोसीजर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉज ऑफ टाइटल। जो भी आप पिटीशन फाइल कर रहे हो पिटीशन पे फ्रंट पेज पे ना लिखा होना चाहिए बिफोर द NCLT, बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सेल्फ स्पेसिफाई द बेंच भी स्पेसिफाई करना कि आप कौन सी बेंच में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। ये कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है बिफोर द मेकिंग एप्लीकेशन पिटीशंस बिफोर द NCLT और NCLAT। नेक्स्ट है जो भी आप पिटीशन फाइल करोगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। अगर आप किसी और अदर इंडियन लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हो तो साथ में आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी कॉपी सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन पिटीशन जो भी आप सबमिट कर रहे हो उसमें आपको फुल डिस्क्रिप्शन, नेम, एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्टीज एंड एड्रेस। इन केस ऑफ पार्टीज अगर रिप्रेजेंटेटिव है, कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी भी डिटेल आएगी। इन द बिगनिंग ऑफ द अपील में आपको बताना पड़ेगा। एवरी करेक्शन या डिलीशन जो भी होगा वो आपको आप पार्टीज़ की सहमति से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन के बारे में। प्रेजेंटेड इन द ट्रिपलेट 3 कॉपी की पिटीशन जाएगी। जो भी आप पिटीशन एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो वो जो भी आप सबमिट करो वो 3 कॉपी में सबमिट करोगे NCLT में। और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स बने होते हैं NCLT में, उनको देने के लिए 3 कॉपी बनाई जाती है, ठीक है। इन पर्सन या फिर आप ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या फिर बाय ना एडवोकेट के थ्रू आप पिटीशन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो भी पिटीशन एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो साथ में ड्यूली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करोगे ड्यूली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड अकम्पेनिड बाय द इंडेक्स इन द ट्रिप्लिकेट मतलब ट्राई कॉपी, 3 कॉपी की आप इंडेक्स भी सबमिट करोगे अलॉन्ग विद द फीस जो भी NCLT की फीस है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट पिटीशन अगर है तो NCLT परमिट कर सकता है, मे परमिट द जॉइंट पिटीशन इन केस ऑफ अगर NCLT को लगता है कि जो इंटरेस्ट है पिटिशनर्स का वो सेम है, सेम मैटर पे है, तो जॉइंट पिटीशन भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन के बारे में। एवरी पिटीशन एंड अपील शैल बी साइन एंड वेरीफाई द पार्टी कंसर्न के थ्रू साइन एंड वेरीफाई होगा। एंड फुट ऑफ द एवरी पिटीशन, फुट मतलब लास्ट पेज पे जहाँ पे साइन करते हैं, शैल अपीयर द नेम एंड सिग्नेचर, दोनों अपीयर होगा, नेम भी होगा और वहाँ पे सिग्नेचर भी होगा। एंड अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसके भी नेम एंड सिग्नेचर्स होंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो कोई भी स्टे ऑर्डर, डायरेक्शन या कंडोनेशन ऑफ डिले या फिर एग्जिप्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द कॉपीज़ के लिए आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो बिफोर द एनसीएलटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए शेल बी प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए एंड अलॉन्ग विद द कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो ध्यान में रखना है एनसीएलटी में पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करते टाइम। सबसे पहले कोई भी पिटीशन या एप्लीकेशन एनसीएलटी को सबमिट करो तो हमेशा फॉर्म एनसीएलटी 1 में सबमिट होती है। साथ में रिक्वायर्ड अटैचमेंट अगर आप सबमिट कर रहे हो एप्लीकेशन पिटीशन के साथ, तो वो रिक्वायर्ड अटैचमेंट जो होती है फॉर्म नंबर एनसीएलटी 2 में सबमिट होती है। ठीक है, एनसीएलटी 2 में। नेक्स्ट बात करते हो अगर आप कोई इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, अगर आप मैंने बताया था कि अभी की पिटीशन एप्लीकेशन कोई भी सबमिट कर रहे हो फॉर्म नंबर 1 में कर रहे हो, अगर वो पिटीशन एप्लीकेशन जो सबमिट कर रहे हो वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के लिए सबमिट कर रहे हो, तो आपको फॉर्म नंबर 1 में साथ के साथ आपको अटैचमेंट जो होगा इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 3 फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर जो 2 है वो नॉर्मल एप्लीकेशन की अटैचमेंट्स के लिए है, फॉर्म नंबर 3 जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन की अटैचमेंट्स के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरी पिटीशंस और एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन शैल बी वेरीफाइड। एफिडेविट के थ्रू आप वेरीफाई करो जो भी आप पिटीशन सबमिट कर रहे हो, ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस अगर साथ में कुछ सबमिट कर रहे हो सेल भी एफिडेविट के थ्रू सबमिट करोगे और उस एफिडेविट का जो फॉर्म होगा फॉर्म एनसीएलटी 6, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 6 होगा। एंड नोटिस अगर एनसीएलटी किसी को नोटिस इशू करता है अपोजिट पार्टी को तो फॉर्म नंबर 5 में इशू होगा। तो हमने एनसीएलटी 1 देखा, एनसीएलटी 2 देखा, एनसीएलटी 3 देखा, एनसीएलटी 5 एंड 6 देखा। That's it. नेक्स्ट बात करते हैं एनसीएलटी एंड एनसीएलटी हैव ओपन द प्लेथोरा मतलब होता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एनसीएलटी और एनसीएलटी ने ओपन कर दिए। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे एक एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सेम लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि क्रिएट अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। मर्जर अमालगमेशन के केस में एज अ कंपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आप एडवाइस कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉर द मर्जर अमालगमेशन के केस में, एंड उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उनके बिहाफ पे आप अपीयर हो सकते हो बिफोर द एनसीएलटी, प्रिपेयर कर सकते हो स्कीम है ना आप स्कीम ऑफ अमालगमेशन फॉर द कंपनीज एंड एनसीएलटी पोस्ट मर्जर फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो या फिर एडवाइस दे सकते हो कॉर्पोरेट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं रिवाइवल ऑफ द कंपनीज। अगर आरओसी ने कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया है तो उसको रिवाइव कैसे करना है, उस केस में भी आप कंपनीज में असिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर के बारे में। वाइंडिंग अप प्रोसीजर में अगर आप कंपनी का वाइंडिंग अप चल रहा है उस केस में आप अपीयर हो सकते हो एनसीएलटी में कंपनी के बिहाफ पे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एज अ लिक्विडेटर भी आप काम कर सकते हो वाइंडिंग अप के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में भी सेक्शन नंबर 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। उस केस में भी आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल केस, उस केस में भी आप एनसीएलटी में अपनी कंपनी के बिहाफ पे अपीयर हो सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो बिफोर द ट्राइब्यूनल। सेक्शन नंबर 241 टू 44 बात करता है कंपनी एक्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस। सेक्शन नंबर 241 बात करता है डील विद द एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल फॉर द मेकिंग ऑफ application to tribunal for the operation and mismanagement in case of operation। एंड सेक्शन नंबर 244 बात करता है राइट टू अप्लाई अंडर द सेक्शन 241। इस केस में भी आप कंपनी के बिहाफ पे या किसी पर्सन के बिहाफ पे अप्लाई हो सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो उस पर्सन या कंपनी को इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस, बहुत ही न्यू फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। इस केस में आप अपीयर हो सकते हो एनसीएलटी में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी केस में आप आरपी बन सकते हो एंड आईआरपी बन सकते हो, एंट्री रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स एंड अदर्स। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीएस एज अ मेंबर ऑफ एनसीएलटी। मेंबर ऑफ एनसीएलटी मतलब टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी भी आप बन सकते हो अगर आपके पास 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ सेक्रेटरी और होल टाइम प्रैक्टिस। तो आप एनसीएलटी में एक टेक्निकल मेंबर्स की पोस्ट होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द चैप्टर, बहुत ही छोटा था। Thanks everyone.